वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम दोस्तों बात करेंगे पैराजम्बल्स में, और ये हमारा आज कंप्लीट सेट की यहाँ पर बात होंगे। ये पार्ट 2 है। ओके, इससे पहले अभी हमने एक पार्ट 1 डिस्कस किया था। उस पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई थी। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बताया कि आप पहला सेंटेंस किसको मानेंगे, क्यों मानेंगे, लास्ट कौन सा होगा, क्या हमारे कनेक्टर्स होंगे। ओके, तो ये कंजक्शंस का किस तरह से यूज होता है, ये सारी चीजें हमने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में की थी। तो इस पार्ट 2 को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपके पास एक कंप्लीट सेट है जिसको आप लाइव फॉर्मेट में देखें कि कैसे हमने क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर किए हैं। फाइन। और यहाँ पर साथ में जो भी इस पैराग्राफ में जो वोकैब यूज होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें ताकि ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पैराजम्बल्स के सेट को। पहले मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग करने से पहले बताना चाहूँगा। पैराजम्बल्स का बेसिकली क्या मतलब होता है कि हमें जम्बल्ड फॉर्मेट में कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं। जम्बल्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक करेक्ट ऑर्डर है, जैसे करेक्ट ऑर्डर हमारा है CBFA D, सपोज करो ये आपका एक कोई करेक्ट ऑर्डर है। ओके, तो हमें क्या है यहाँ पर इस तरह से दे दिया गया होगा ABCDEF। ये हमारे क्या है, पैरा जम्बल्ड है, मतलब कि जम्बल्ड फॉर्मेट में हमें सेंटेंसेस दिए हैं और ये कोई क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं करते। क्रोनोलॉजी का मतलब एक क्रम फॉलो नहीं करते, तो हमें इनको एक क्रम में अरेंज करना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैरा जम्बल्स, या फिर हम इसको कहते हैं सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना। तो आज हम यहाँ पर ये चीज़ सीखने जा रहे हैं। फाइन, पहले सेट की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें आपको एक एक वर्ड के मीनिंग भी बताऊंगा और कंप्लीट सेंटेंस को यहां पर पढ़ूंगा भी। ओके, और आपको ये बताऊंगा पहला सेंटेंस कौन सा है और क्यों होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें पहले सेंटेंस को फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हमारे 5 सेंटेंस दिए हैं ए से लेकर ई तक। तो यहाँ पर हम 5 लाइन बनाते हैं, 2 3 4 5। यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर आएगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर पहला प्लेस होगा, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ओके, तो सबसे पहले की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि ही स्टैंडर्डाइज मनी वेट्स एंड मेजर्स। तो देखो सेंटेंस हमारा ही से स्टार्ट है, मतलब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, प्रोनाउन से। तो अगर कोई भी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो वो हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कोई भी सेंटेंस या तो थर्ड पर्सन या फिर वो नाउन से स्टार्ट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वही हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ही स्टैंडर्डाइज मनी वेट्स एंड मेजर्स बर्न्ड ऑल बुक एक्सेप्ट ऑफ हिज ऑन ग्लोरियस अकाउंट्स। देखो इसमें कोई एक पर्सन है, ही किसी के लिए यूज हो रहा है, मेल पर्सन के लिए। तो इसमें कहा गया उसने स्टैंडर्डाइज मनी वेट्स एंड मेजर्स, मतलब उसने एक अपना पैरामीटर सेट कर दिया, किसके लिए, मनी के लिए, वेट्स के लिए एंड मेजर्स के लिए। और इसमें लिखा है कि बर्न्ड ऑल बुक्स एक्सेप्ट, मतलब क्या करा, उसने सारी किताबें जो भी बुक्स थी उनको जला दिया, किसके सिवाय, ऑन ग्लोरियस अकाउंट्स, केवल उसने अपने खुद के अपने अकाउंट्स को सेफ रखा, बाकी अपने पैरामीटर अपने मानक तैयार कर दिए और जो भी पुराना डेटा था उसको उसने जला दिया। ओके, अभी मुझे पर्सन के बारे में नहीं पता, बस ये पता है कि पहला सेंटेंस हमारा ये नहीं होगा। अब बी को पढ़ते हैं। बी में कहा है टू हेल्प यूनिफाई हिज बास्ट एम्पायर सी हुआंगडी मेड एवरीवन लर्न द सेम लैंग्वेज रिप्लेसिंग लोकल डायलेक्ट्स विद अ सिंगल प्यूरिफाइड फ्रॉम अ चाइनीज। इसमें कहा गया है, देखो 2 बातें यहाँ पर कही गई हैं। सबसे पहले एक बंदे का नाम आया है, एक है सी हुआंगडी, ये एक राजा है। और मैं आपको बता दूं कोई भी नाम होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो हम थर्ड पर्सन को क्या, नाउन के नाम से जानेंगे। ओके, ये हमारा एक नाउन है, तो यहाँ पर नाउन आ गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो दिस इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो हम यहाँ पर इसको बी मान लेंगे। ओके, अब इसमें कहा गया है कि टू हेल्प यूनिफाई हिज बास्ट एम्पायर, मतलब उसने अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को यूनिफाई, मतलब कि एक यूनाइटेड, एक एकीकृत करने के लिए उसने कुछ कदम उठाए। उसने क्या किया, मेड एवरीवन लर्न द सेम लैंग्वेज, उसने कहा कि जितने भी लोग रहते हैं वो सारे क्या करेंगे, एक ही लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। रिप्लेसिंग लोकल डायलेक्ट्स, मतलब कि जो वहाँ पर लोकल में जो लैंग्वेज यूज होती थी उसको उन्होंने रिप्लेस करने की बात की, किसके साथ में, सिंगल प्यूरिफाइड फ्रॉम अ चाइनीज, मतलब उसने कहा कि अब चाइनीज ही हमारी एक सिंगल प्यूरिफाइड फॉर्म लैंग्वेज होगी और जो भी लोकल वहाँ की लैंग्वेज थी उनको उसने इलिमिनेट कर दिया। ओके, अब हम सी को पढ़ते हैं। तो देखो
ये हमारा मे बी फर्स्ट हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है, अभी हम सारे पहले पढ़ेंगे। ओके, अब हम सी की बात करते हैं। ये सेंटेंस हमारा वैन से स्टार्ट है। जब कभी भी कोई सेंटेंस हमारा वैन से स्टार्ट होता है तो वैन क्या है, ये एक कनेक्टर है। ये क्या है, हमारा कनेक्टर है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा। ओके, तो मैं कह सकता हूं ये कभी भी हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, इस वैन से पहले कोई ना कोई एक स्टोरी हुई होगी। ओके, तो हमारा सी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ सकता। फिर इसमें लिखा है वैन सी हुआंगडी डाइड ही वाज बरीड इन अ वास्ट अंडरग्राउंड टाउन सिटी guarded by thousands of life-sized horsemen, it came to be known as the Terracotta Army। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब सी हुआंगडी मर गया तो क्या हुआ, ही वाज बरीड। बरीड का मतलब होता है उसको दफनाया गया। इन अ वास्ट अंडरग्राउंड टाउन, एक बहुत विशालकाय अंडरग्राउंड टाउन में। और फिर लिखा है गार्डेड बाय थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, मतलब गार्डेड बाय, उसकी जो चारों तरफ रक्षा करने के लिए बेसिकली क्या हुआ, आदमियों के आकार की कुछ स्टैचूज बनाई गई जो जिनके साथ में घोड़े भी थे, हॉर्समैन। ओके, तो वो उनका जो कद था वो ह्यूमन से मिलता जुलता था, आदमियों के आकार की थी, घोड़े भी सेम वही साइज के थे। तो वहाँ पर उसकी जहाँ पर हमने उसको दफनाया था उसके साइड में ये चीज़ें गार्डन करने के लिए रख दी गई, उसकी गार्डी करने के लिए। ओके, बाद में कहा गया है इट केम टू बी नोन एज टेराकोटा आर्मी। उसके बाद में उसको क्या नाम दे दिया गया, टेराकोटा आर्मी का। अब ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि वैन से पहले कोई स्टोरी हुई होगी, तो वैन तो हमारा फर्स्ट नहीं होगा। अब हम डी की बात करते हैं। देखो डी में कहा गया है टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम हॉस्टाइल ट्राइब्स, मतलब जो उसका साम्राज्य था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हॉस्टाइल ट्राइब्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो उसके विरोधी जनजातियां थी, जो उसके प्रतिरोधी, जो उसके शत्रुओं की जनजातियां थी, उनसे उसको अपने साम्राज्य को बचाना था। तो उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड द, उसने क्या करा, ऑर्डर कर दिया बिल्डिंग अ फोर्टिफाइड वॉल, मतलब एक किलेबंद दीवार बनाने के लिए, जो दीवार होती है किलेबंद, उसको बनाने के लिए उसने एक ऑर्डर दे दिया। और बाद में उसको किस नाम से जाना गया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऑल अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, जो उत्तरी सीमा थी और उसको कवर करते हुए उसका नाम क्या दिया गया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फाइन, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो ई में क्या कहा गया है, ई में कहा गया है इट वॉज व्यूल्ड बाय स्लेव्स एंड कॉस्ट ओवर 50,000, मतलब इसको किसने बनाया था, जो स्लेव्स थे, जो वहां के दास थे, उन्होंने इसको बनाया और लगभग 50,000 इसकी कॉस्ट आई। एक चीज और, डी पॉइंट में यहाँ पर हिज यूज हुआ है, देखो हिज अंपायर, उसके बाद में क्या है, ही ऑर्डर्ड। तो मैं कह सकता हूं जब यहाँ प्रोनाउन यूज हो रहा है तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो हो नहीं सकता। फाइन, इससे पहले कहीं नाउन का तो एक्सप्लेनेशन हमने किया होगा। अब हमें अरेंज करना है, यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या कहती है, डी और ई को आप पढ़ो, इसमें कहा है टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम हॉस्टाइल ट्राइब्स। उसके बाद में देखो यहां पर क्या कहा गया है, उसने जो उसकी विरोधी ताकतें थी उनसे उसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए क्या किया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया। फिर लिखा है इट वॉज बिल्ट बाय स्लेव्स, इसको किसने बनाया, स्लेव्स जो दास थे उन्होंने बनाया और इसमें इतना इसका कॉस्ट आया। तो देखो डी और ई में क्रोनोलॉजी है, तो मैं कह सकता हूं पहले डी आएगा और उसके बाद ई आएगा, क्योंकि पहले द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी और उसके बाद हमने उसको बनाने के बारे में इस चीज का वर्णन किया यहाँ पर। तो डी और ई साथ में आएंगे, पहले डी आएगा फिर ई आएगा, ठीक है। और बी हमारा आ चुका है। अब बात किसकी करेंगे, ए और सी की। सी में क्या कहा गया है, सी में कहा गया है जब सी हुआंगडी मर गया उसके बाद में उसको हमने दफना दिया एक अंडरग्राउंड सिटी में, बहुत बड़े विशाल का है। और फिर टेराकोटा आर्मी की बात की गई है। तो जब वो मारा गया तो इसका मतलब कि उस चीज का अंत भी हो गया, मतलब स्टोरी की एंडिंग पॉइंट क्या कहती है, स्टोरी का एंडिंग पॉइंट कहता है कि जब सी हुआंगडी मारा गया उसके बाद में उसको हमने दफना दिया गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर टेराकोटा आर्मी का भी बात की गई है। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टोरी नहीं बच रही है। ओके, सारी की सारी स्टोरी इस सेंटेंस सी से पहले की है। और दूसरी चीज आप समझ सकते हैं, जब किले की दीवार उसने बना दी उसके बाद ही तो वो मरा, तो ये मैं कह सकता हूं कि डी और ई पहले आएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा हमारा। अब ए की बात और कर लेते हैं। ए में क्या कहा गया, ए में कहा गया ही स्टैंडाइज, उसने क्या करा, एक पैरामीटर सेट कर दिया था, बेट्स मेजर्स एंड उसने जो भी पुरानी बुक्स थी उनको जला दिया, केवल अपने ग्लोरियस अकाउंट्स को उसने सेव करके रखा। तो देखो
यहाँ पर दो चीजें समझना है। पहले जो आपका बी पॉइंट आया था सी हुआंगडी, उसके बारे में ही ये ही वाली बात कहती है। तो ए पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? तो मुझे पूरे पांचों सेंटेंस को कंपाइल करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई, केवल एक जगह थर्ड पर्सन नाउन का यूज हुआ। वो कौन सा सेंटेंस है? वो सेंटेंस है आपका बी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बी के बाद क्या आएगा? अब प्रोनाउन यूज होगा, नाउन यूज हो गया थर्ड पर्सन, इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ पर दिया है? ये ही। अब यहाँ पर सी हुआंगडी को प्रेजेंट किया जा रहा है ही के द्वारा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। बी और ए एक साथ में आ गए, फाइन। अब देखो मैंने बताया सी जो है लास्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि उसको दफना दिया गया। उससे पहले आपके कौन आएंगे? डी और ई आएंगे, क्योंकि स्टोरी बीच की है। तो डी और ई यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे, डी और ई आ गए। और लास्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ओके, तो पहले क्या करना है हमें, अगर इसके वर्ड मीनिंग्स पता है और अगर हम उस स्टोरी को हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हैं। ओके, सब कुछ क्या है यहाँ पर? कनेक्शन बनाना है कि आपको यहाँ पर स्टोरी को एंड तक ले जाना है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बीच की थीम प्रोसेस क्या है, और एंड स्टोरी कहाँ पर हो रही है। ये तीन चीजें हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ओके, अब दूसरी बात बनती है कि क्वेश्चंस हमारे कैसे यहाँ पर बनते हैं। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे उनकी बात भी हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि विच स्टेटमेंट विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो देखो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट क्या आया था? बी ए डी ई सी, ये हमारा करेक्ट अरेंजमेंट आया था। फिर हमसे पहले स्टेटमेंट की बात की गई, तो वहां पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे ए डी ई सी और बी। तो इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट हमारे करेक्ट ऑर्डर में, ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑर्डर है, सी ओ करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर में पहला स्टेटमेंट है हमारा बी। ओके, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इस तरह से हमारे ऑप्शंस लिखे होंगे। अब हम सेकंड की डायरेक्ट बात करेंगे। इसमें कहा गया विच वन ऑफ दीज विल बी फोर्थ स्टेटमेंट। अब इसमें फोर्थ स्टेटमेंट आपका कौन सा है? तो देखो 1 2 3 4, फोर्थ पर ई आ रहा है, तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, फाइन। इन चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। थर्ड की अगर बात की जाए, इसमें कहा है विच वन ऑफ दीज विल बी द लास्ट स्टेटमेंट। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट की बात की गई, टोटल 5 स्टेटमेंट थे, तो पांचवा ही तो हमारा लास्ट होगा। अब इसमें पांचवा कौन सा है? सी। सी हमारा क्या है? लास्ट स्टेटमेंट होगा, फाइन। ये अगर हमारा ऑर्डर ठीक है तो यहाँ पर 5 नंबर लाना बहुत आसान बात है। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में मिल सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे कनेक्शंस तब बनने स्टार्ट होंगे जब आप कम से कम 10 क्वेश्चंस अपने आप खुद से बना लेंगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम 6 स्टेटमेंट की बात करेंगे। अभी हमने 5 स्टेटमेंट की बात की थी, और लेवल हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम पैसेज को एग्जाम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज की बात करेंगे, फाइन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के द्वारा अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ला सकें। और दोस्तों पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें, और साथ में ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में क्या है, लाइव क्लासेस चलती हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोनों की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, आप यहाँ से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, फाइन। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।